दोस्तों, फॉरवर्ड पेज डेली में आपका स्वागत है। आज हम आपसे पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग आज देश में सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये समझ पा रहे हैं कि ये पिछड़ा वर्ग आयोग क्या भला है, यह किसके लिए बनाया जा रहा है, किस काम के लिए बनाया जा रहा है, इसका तत्कालिक उद्देश्य क्या है, इसका दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। और सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस मामले पर सबसे बेहतर तरीके से इस देश के अंदर रोशनी डाल सकते हैं कि आखिर ये पिछड़ा वर्ग आयोग है क्या। आप सभी लोग इस व्यक्तित्व से परिचित होंगे। हमारे साथ आज हैं PS कृष्णन जी। 55 से, बल्कि यूँ कहें कि 56 से जब से आप IAS बने हैं तब से ही आप पिछड़े वर्गों के लिए लगातार काम करते रहे हैं। मंडल आयोग के आप कर्ता धर्ता रहे हैं। 2006 में जो OBC जातियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण लागू हुआ, उसके भी आप सलाहकार रहे हैं। तो सर, बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत कम लोगों को पता है कि जो ये आयोग बन रहा है वो आयोग आखिर है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसके तत्कालिक क्या फ़ायदे हैं, इसके दीर्घकालिक फ़ायदे क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनके लिए आप इस विषय पर रोशनी डाल सकें। दो तरह के कमीशन हैं बैकवर्ड क्लास के लिए केंद्र के लेवल पे। एक है एडहॉक कमीशन, यानी एक काम के लिए संस्तुति दे के खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 340 विदिन ब्रैकेट्स 1 के नीचे दो कमीशनें बने, नेशनल कमीशन, एक है काका कमीशन, एक है मंडल कमीशन। इन दोनों का टर्म रेफरेंस था कि बैकवर्ड क्लासेस कैसे पहचानना है, वो कौन है, उनकी सूची बनाना, उनके हालात क्या है, हालात को बदलाने के लिए और उनको आगे लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी संस्तुतियाँ दे के वो समाप्त हो जाते हैं। फिर 1992 में VP सिंह गवर्नमेंट में जब मैं सेक्रेटरी था, जो निर्णय लिया गया बैकवर्ड क्लास को सरकारी सेवाओं में 27% रिजर्वेशन देते हुए उसको संवैधानिक ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें रखी थी रिजर्वेशन शुरू करने के लिए। उनमें से एक शर्त था कि ये परमानेंट कमीशन, यानी काका के जैसे नहीं, मंडल जैसे नहीं, परमानेंट कमीशन हमेशा, यानी मेंबर तो रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन कमीशन परमानेंट रहेगा। ऐसा कमीशन बनना चाहिए। ये इस वजह, इस काम के लिए कि जो जातियां छूट गए हैं लिस्ट से, वे इस कमीशन के सामने अपना रिक्वेस्ट पेश करके, एविडेंस देके वे सामाजिक पिछड़े हैं या नहीं, और सामाजिक पिछड़े हो तो शैक्षिक पिछड़े भी है या नहीं, ये तनखी करके गवर्नमेंट को अपना एडवाइस देने के लिए, और जो पिछड़े नहीं हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए और उनको हटाने के लिए भी ये पावर था। यानी इंक्लूशन और एक्सक्लूशन फ्रॉम लिस्ट में शरीक करना, ना शरीक करना, हटाना, इस काम के साथ, और 10 साल में एक बार रिव्यू करना लिस्ट, पूरे लिस्ट को। इस जिम्मे के साथ सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेश किया वैसे कमीशन बना, स्थायी कमीशन। ये 1993 में शुरू हुआ। 93 में अगस्त 14 तारीख को उसका ऑर्डर निकला। 15 को मैं शरीक हुआ, 16 दूसरे मेंबर आए गए। फिर हर 3 साल मेंबर, चेयरमैन वगैरह बदलते रहते हैं। अब वर्तमान गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लास के प्रतिवेदनों को नजर में रखते हुए और पार्लियामेंट्री कमेटी का जो सिफारिश रहा है
उसको भी नजर में रखते हुए ये निर्णय लिया कि जैसे संवैधानिक कमीशन एससी के लिए एसटी है, वैसे ही एक संवैधानिक कमीशन आर्टिकल 342 के नीचे 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए है और 342 बी सी है, ऐसा कुछ है। तो उसका एक सब क्लास बना के नेशनल कमीशन फॉर सोशल एजुकेशन बैकअप क्लासेस ऐसे बनाने का निर्णय लिया। 1990 में जो कमीशन बना वो कानून के अंतर्गत था, उसके लिए कानून पास किया गया। संविधान मौलिक कानून है, बेसिक लॉ, फिर ऑर्डिनरी लॉस। तो ऑर्डिनरी लॉ था वहां, अब संविधान के नीचे ही उसका दर्जा और ऊंचा होता है। तो उन्होंने जो बिल बनाया उसमें खूबियां भी है, आशंका की बात भी है, खूबियों को मजबूत करना भी है और जो आशंकाजनक है उसको ठीक भी करना है। इस बारे में मैंने मेरी राय पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को ये रेफर किया गया था, उनको मैंने दिया था, उनके सामने भी पेश हुआ था। उसके बारे में बाद में कहूँगा, विस्तार से कहना पड़ेगा इसमें क्या खूबियाँ हैं। पूरा खूबियाँ एक दो बताऊँ। एक तो ग्रीवांसेस, बैकवर्ड क्लास के ग्रीवांसेस सुन के उस पर अपने संस्तुतियाँ देने का भी पावर इस कमीशन को दिया, जो पुराने कमीशन को नहीं था। दूसरा, बैकवर्ड क्लास के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए भी सलाह देने का काम भी इनको दिया गया है। तो इनका जो काम है वो सब लिस्ट आउट किया गया है नए बिल में। आशंकाजनक बात यह है कि पुराने कमीशन एक्सपर्ट कमीशन था, चेयरमैन जज थे, मेंबर सेक्रेटरी हमेशा एक सेक्रेटरी लेवल का रिटायर्ड ऑफिसर होता था, फिर एक सोशल साइंटिस्ट होता था। तो ये ऑब्जेक्टिवली देखे कोई अप्लाई करे, मजबूत जातियां जो सामाजिक अगड़े हैं उनका जो एप्लीकेशन था वो सब तिरस्कार किए गए। तो उस तरह इम्पार्शली करते चला। अब जो एजिटेट कर रहे हैं, जो असल में सामाजिक पिछड़े, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें गरीब हैं, उनको मदद देना चाहिए, उनके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहिए, उनके स्टूडेंट्स को लोन देना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन के वो हकदार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। उस तरह की जातियाँ तब भी अप्लाई किए थे, वो सब रिजेक्ट किए गए। वो रोल इस कमीशन को नहीं दिया गया है। वो ना दिए तो जो एक दीवार था बाढ़ को रोकने के लिए, गलत कम्युनिटी का मतलब जो सामाजिक पिछड़े नहीं है लेकिन आना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए जो बाढ़ को रोकने के लिए एक दीवार था, वो दीवार यहाँ नहीं है। यही आशंका की बात है। तो मैं इस पर सलाह दी है कि वो रोल भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। इसके संशोधन मैंने दिया है और बैकवर्ड क्लास के संस्थाएं भी मेरे साथ आए थे, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की। तो ये बिल जब राज्यसभा को गया, वहाँ एक प्रॉब्लम हुआ जिससे वहाँ रुक गया है। उसके डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगा। मेरे ख्याल में ये बिल पास होगा। बैकवर्ड क्लास को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक्सपर्ट बॉडी के रूप में बना था, वो एक्सपर्ट का एस्पेक्ट भी इस नए कमीशन में होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस अपना रोल करना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट के सामने साफ साफ पेश किए हैं, उस पर उसके पीछे रहना चाहिए और पार्लियामेंट भी उसके बारे में सही तरीके से बोलना चाहिए। फिर डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत अच्छा है, ग्रीवांस के लिए जो है वो भी अच्छा है। फिर और एक मांग रहा है बैकवर्ड क्लास का। बैकवर्ड क्लास में सभी एक ही लेवल के पिछड़े नहीं हैं। वहाँ कुछ कम्युनिटीज पिछड़े हैं,
कुछ कम्युनिटीज अधिक पिछड़े हैं और कुछ कम्युनिटीज अत्यंत पिछड़े हैं और कुछ कम्युनिटी सर्वाधिक पिछड़े हैं। सबको मिला के एक ही लिस्ट बनाने से 27% रिजर्वेशन का फायदा अधिक पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े को ना मिलेगा, ना मिलता है, या ना के बराबर मिलता है, या बहुत कम मिलता है। साउथ में पहले से इस परिस्थिति को समझकर वर्गीकरण किया गया है और जो भी परसेंटेज रिजर्वेशन हो अलग अलग है हर राज्य में, वहाँ के आबादी के मुताबिक, और 50% सीलिंग नजर रखते हुए उसको अलग अलग ग्रुप्स को बांटा है। केरला में 8 वर्ग है बैकवर्ड कास्ट के अंदर, आंध्र प्रदेश में 4 थे, अब 5 बन गया है, कर्नाटक में 5 है, तमिलनाडु में 3 है, लेकिन केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ सब इस तरह का वर्गीकरण नहीं हुआ है। वर्गीकरण होना चाहिए, तभी तो अत्यंत सर्वाधिक पिछड़े, अत्यंत पिछड़े कुछ तो मिलेगा। ये बहुत ज़माने से मेरा सिफारिश रहा है। मंडल कमीशन में भी एक मेंबर ने अपना डिसेंटिंग नोट दिया था इस विषय पर। उन्होंने मेरी मदद भी ली अपने व्यूज़ सही तरीके से प्रकट करने में। फिर मैं समय समय पर व्यक्तिगत रूप से भी, कमीशन की तरफ से भी ये सिफारिश देते रहे हैं। कमीशन ने भी दिया है समय समय पर, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी दिया है। तो आखिर गवर्नमेंट निर्णय पर पहुंचा कि वर्गीकरण होना चाहिए। सिर्फ उस काम के लिए आर्टिकल 340 विद इन ब्रैकेट्स 1, जिसके तहत मंडल कमीशन और कारागार कमीशन बना था, अब एक कमीशन बनाया है जिसका काम है सिर्फ वर्गीकरण। उनके लिए वो परमानेंट कमीशन नहीं है, उनका काम 3 महीनों में पूरा करना है। मेरे ख्याल में पूरा हो सकता है। मन में उठ रहा है कि ये 3 महीने का समय तय किया गया है वर्गीकरण के लिए, तो ये 3 महीने समय क्या पर्याप्त समय है? इतना बड़ा देश है, पिछड़ा वर्ग इतने सारे हिस्सों में बटा हुआ है, तो क्या ये 3 महीने का समय इस काम के लिए एक पर्याप्त समय है? मेरे ख्याल में अक्ल के साथ, समझ के साथ काम करें तो 3 महीना मेरे ख्याल में काफ़ी है। मैं उदाहरण दूंगा। हमारे देश में बैकवर्ड क्लास के अंदर ही भीख मांगने वाली जातियां हैं। उनके बारे में क्या एविडेंस चाहिए कि वह सर्वाधिक पिछड़े हैं? फिर घुमंतु जातियां हैं, फिर ऐसी जातियां हैं जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था। उदाहरण के तौर पर जोगी नाम की कम्युनिटी, वो भिखारी हैं, घुमंतु हैं। हिंदू जोगी उत्तर भारत में शेड्यूल कास्ट में शरीक हैं। मुस्लिम जोगी शेड्यूल कास्ट में नहीं है, वो बैकवर्ड क्लास में है, लेकिन उनका हालात में कोई फर्क नहीं है। फिर मैनुअल स्कैवेज से जुड़ी हुई जातियाँ मुस्लिम भी ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट हैं, हिंदू हैं, लेकिन मुस्लिम जाति भी छोटी छोटी जातियाँ हैं, जैसे कि हलाल खोर। मेहतर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। लाल बेग में हिंदू है, मुसलमान भी है। ये हिंदू शेड्यूल कास्ट लिस्ट में है, मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट लिस्ट में अभी आए, पहले नहीं थे। अभी का मतलब ये प्रक्रिया शुरू होने को 1993 के बाद। इस तरह की जातियों के बारे में किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। इनके पास ना कोई संपत्ति है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई हुनर है। इनको सर्वाधिक पिछड़ों में जोड़ने में थोड़ा भी हिचक होने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे जो कम्युनिटीज जिनके पास हुनर है लेकिन उनके पास
संपत्ति नहीं है, जैसे कि जुलाहे, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, इस तरह के लोग। फिर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नॉन एग्रीकल्चरल जैसे कि फिशर फोक, पत्थर तोड़ने वाली जातियां, मट्टी खोदने वाली जातियां, नाव चलाने वाली जातियां, फिर नाई, मुस्लिम धोबी, हिंदू धोबी शेड्यूल कास्ट में है नॉर्थ इंडिया में, मुस्लिम धोबी बैकवर्ड क्लास में है, साउथ में केरला को छोड़ के बैकवर्ड क्लास धोबी बैकवर्ड क्लास में है। इस तरह की जातियां, ये सब अति पिछड़े में लाने में थोड़ा भी शक नहीं रहना चाहिए। फिर होता है जो एग्रीकल्चर में है, उनमें दो तरीके के लोग। आंध्रा में पुंदरा बोल के एक जाति है, कुराकुला बोल जाती है। कुराकुला का मतलब है वेजिटेबल्स पैदा करने वाले। वो सब टेनेंसी में है, अपना जमीन उनके पास बहुत कम है। वैसे बिहार में भी है, बटाईदार कहते हैं उनको। तो उनमें और जिनका अपना जमीन है उनमें फर्क है। तो इस तरह पहला कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एविडेंस, मैंने कमीशन को भी लिखा है। कमीशन का नया चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड रोहिणी है, वे भी बैकवर्ड क्लास की हैं, आंध्र प्रदेश से। तो उनको मैंने लिखा है। इसके लिए मैं आपको जो मदद चाहिए दे सकता हूँ। कैसे इनको आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिवली। सर एक अंतिम सवाल, राजनीतिक हवा ना छूते हुए, और जो भी निर्णय लेंगे अदालत में जा सकता है, वहाँ भी टिकना चाहिए। उस तरह का हो सकता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बोल के उनको भी लिखा है। दूसरे मेंबर उनको भी वही चिट्ठी लिखा है। तो वो अगर मेरे परिज्ञान का फ़ायदा उठाने की निर्णय करें तो मैं उनको मदद दूंगा। सर एक अंतिम सवाल छोटा सा है कि आपका तो एक लंबा अनुभव है, आपसे अधिक कोई नहीं जानता होगा कि विभिन्न जो आयोग होते हैं कैसे विभिन्न राजनीतिक मंतव्यों से कभी समाज के लिए वो बहुत फायदे चीज साबित हो जाते हैं और कभी ठंडे बस्ते में उनको डाल दिया जाता है। तो ये जो आयोग है, इसके पीछे जो राजनीतिक मंशाएं दिख रही हैं, मैं पार्टी विशेष की बात किसी की नहीं कर रहा हूँ, जो पूरी राजनीतिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक मंशा है, आपको क्या लग रहा है कि ये पिछड़े वर्गों के मामले को, पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण, उत्थान को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो पाएगा? आपको लग क्या रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी में राजनीतिक पार्टियां होना जरूरी है। राजनीतिक पार्टियां पावर में आने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा समझना कि राजनीतिक पार्टी बनेंगे, सिर्फ सोशल सर्विस करेंगे, राजनीतिक पावर के लिए कोशिश नहीं करेंगे, ये समझना अवास्तविक है, अनरियलिस्टिक है। वो अपने पावर के खोज में जनता के लिए सही काम करेंगे या ऊपरी ऊपरी काम करेंगे, ये उस पर निर्भर है कि जनता जागरूक रहे, अपना इंटरेस्ट समझे और वो मांगे संगठित रूप से। बिजनेस क्लास को मालूम है उनका इंटरेस्ट क्या है, वो समझते हैं कैसे मांगना चाहिए। उनका काफ़ी पूंछ है इंडस्ट्रियल क्लास को, बड़े भूस्वामियों को। लेकिन जो नीचे हैं उनको दबाया गया, इसलिए उनका तालीम भी कम है और जाति व्यवस्था उनमें भी उनको एक दूसरे को नहीं पहचानते। जो जब भी उनके हालात एक जैसे हैं, फिर भी एक जाति दूसरी जाति को समझती नहीं, वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जब वो इकट्ठे होकर सही बातें, कोई न्याय संगत ना हो वैसा मांग नहीं उठाना है, नहीं उठा रहे हैं। न्याय संगत चीज़ें सही तरीके से और ऐसी चीज़ें जिससे उनका हालात पूरी तरह से बदलेगा, ये मांगना सीखना चाहिए। उसके लिए मैंने एक रोड मैप बनाया है। समानता के लेवल पर पहुंचना है। समानता का मतलब क्या है? वो एक स्लोगन नहीं है,
हर मापदंड में है। उदाहरण के तौर पर शिशु मृत्यु का दर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है, उससे थोड़ा बेटर है बैकवर्ड क्लास, उससे भी बेटर है फॉरवर्ड क्लास। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि SC, ST और BC फॉरवर्ड कास्ट के लेवल पर आ जाए। वैसे ही शेड्यूल कास्ट में एग्रीगेट बहुत ज़्यादा है, उससे कम है बैकवर्ड क्लास में, उससे भी कम है फॉरवर्ड है लेकिन बहुत कम है। हम चाहते हैं कि भू वितरण करने से शेड्यूल कास्ट एग्रीकल्चर लेबर को और अति पिछड़े बैकवर्ड क्लास एग्रीकल्चर लेबर को, हर परिवार को अपना जमीन देने से अपने स्वामित्व पर, जिसके लिए काफी जमीन इस देश में सरकार के अधीन में है, ये साबित किया है गवर्नरों का कमेटी, जिनका रिपोर्ट 2008 में आया, ठंडे बस्ते में है। ये करने से एग्रीकल्चर लेबर जातियां बोल के नहीं होना चाहिए। कई देशों में, ये कम्युनिस्ट देशों में नहीं, जापान में हुआ है अच्छी तरह लैंड रिफॉर्म, कोरिया में हुआ है, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है लेकिन यहाँ भी, सिंगापुर में भी हुआ है। तो इस तरह का लैंड रिफॉर्म करके खेत मजदूर को स्वामी बनाओ। ऐसे करने से एक जाति में ज्यादातर लोग मजदूर, एक तरह की जाति में मजदूर नहीं है या ना के बराबर है। इस तरह का जो भेद है, फर्क है, ये मिटना, ये समानता है। ऐसे हर चीज में। उदाहरण, और एक उदाहरण बताऊंगा। दिल्ली में आंकड़ा बताते हैं कि 15 साल से ज्यादा उम्र के महिलाओं में डिग्री या उससे ऊपर क्वालिफिकेशन हो रहे महिलाओं का प्रतिशत है फॉरवर्ड कास्ट में 26.2%, शेड्यूल कास्ट में 4%। ये फर्क नहीं होना चाहिए। बैकवर्ड क्लास में 12%, ये फर्क नहीं होना चाहिए। तो समानता का मतलब ये है। तो अगर ये होना चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए, क्या कानून आना चाहिए, क्या स्कीम होना चाहिए, इसका मैंने एक रोड मैप बनाया है। SC के लिए, ST के लिए, BC के लिए सभी गवर्नमेंट को भेजा है, सभी राजनेताओं को दिया है। कोई नहीं कह सकता अरे रे हमें मालूम नहीं था, नहीं तो हम करके बैठे थे, ये नहीं कह सकते। हाली भी नहीं है, सबके पास है। और इसमें से कुछ चीज़ें अपने अपने मैनिफेस्टो भी रखा है उन्होंने, अपने अपने CMP में रखा है, लेकिन नहीं किया है। तो इन विषयों पर जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस अपना मांग उठाना सीखेंगे, तब राजनीतिक पार्टियां भी उस दिशा में जाएंगे। धन्यवाद सर, आपने हमारे पाठकों को रूबरू कराया पिछड़े वर्गों की स्थिति, खास करके पिछड़े वर्गों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और भी किसी को ये सब सुन के और भी सवाल पूछना चाहें, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा फ़ायदा उठा लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरी श्रीमती जी, शांता जी, जिनका अपना भी इतिहास है, सोशल जस्टिस का काम उन्होंने भी किया है अपनी तरफ से एज प्रोफेसर JNU में। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा फ़ायदा उठा लें समाज, यही मैं चाहता हूँ कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव है आगे बढ़ने के लिए।